नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट जीके जीएस को पढ़ने वाले हैं और ये सारे प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप लगातार हमारे साथ क्लास में बने रहते हैं तो ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे और फिर आपको इस वीडियो देखने से तो आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा क्योंकि इसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पीतल में कौन सी मिश्र धातु है। तो पीतल में कौन सी मिश्र धातु या फिर पीतल किन मिश्र धातुओं से मिलकर बनाई जाती है, तो ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो मिश्र धातुओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आप साइंस से भी प्रश्न ले सकते हैं, ये साइंस का प्रश्न मान के चलिए। तो देखिए पीतल में क्या क्या होता है, तो पीतल जो धातु होती है वो तांबा और टिन को मिलाकर के, तांबा और जस्ते को मिलाकर के बनाई जाती है। किसको? तांबा और जस्ते को मिलाकर के पीतल बनाई जाती है। लेकिन वहीं आपसे पूछे कि कांसा किन धातुओं को मिलाकर के बनाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि कांसा किन धातुओं से मिलाकर के किन धातुओं को मिलाकर के बनाई जाती है, तो कांसा के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें तांबा के साथ टिन मिला रहता है। क्या? तांबा और टिन मिलाकर के बनाया जाता है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन आपसे पूछेगा कि फ्यूज तार क्या चीजें मिलाकर बनाई जाती है। फ्यूज तार क्या चीजें मिलाकर किन धातुओं की मिश्र धातु होती है? फ्यूज तार। तो आप लोग बताएंगे कि फ्यूज तार जो है वो टिन और शीशे को मिलाकर के बनाई जाती है, टिन और शीशा को मिलाकर के बनाई जाती है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब पीतल की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की ये तैयारी हो रही है, तो अब पीतल के लिए आप लोग बताएंगे कि पीतल के बर्तन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा इलाका प्रसिद्ध है, कौन सा शहर पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो पीतल के बर्तन कहाँ पे मिलती हैं? पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। कहाँ पे? आप लोग बताएंगे मुरादाबाद प्रसिद्ध है पीतल के बर्तन के लिए। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए ये प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में पीतल के बर्तन के लिए उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद फेमस है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि स्टेनलेस स्टील में कौन सी मिश्र धातु होती है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिलकर बना होता है, तो स्टेनलेस स्टील में तीन चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ये तीन धातुओं से मिलकर बना होता है। एक तो आयरन ध्यान रखेंगे, एक तो आयरन और एक आप ध्यान रखेंगे निकिल। आयरन, निकिल और क्रोमियम से मिलकर के बनता है। आयरन, निकिल और क्रोमियम से मिलकर के बनता है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, आयरन, निकिल और क्रोमियम से मिलकर के बनता है स्टेनलेस स्टील। तो इनका एक बार रिवीजन भी करते चलते हैं हम लोग साथ में। देखिए पीतल की मिश्र धातु, कौन सी मिश्र धातु होती है पीतल में, तो तांबा और जस्ते को मिलाकर के पीतल बनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु होता है, तो तांबा और टिन मिलाकर के कांसा बनाया जाता है। उसके बाद फ्यूज तार पूछ ले, तो फ्यूज तार टिन और शीशे को मिलाकर के बनाया जाता है। टिन और शीशे को मिलाकर के फ्यूज तार बनाया जाता है। पीतल के बर्तन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो मुरादाबाद प्रसिद्ध है पीतल के बर्तन के लिए। ठीक, उसके बाद स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु होती है, तो स्टेनलेस स्टील जो है आयरन, निकिल और क्रोमियम मिलाकर के बनाया जाता है। आयरन, निकिल और क्रोमियम एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य भारत का केरल है। और केरल में कितनी % साक्षरता थी? 94% यहाँ पे साक्षरता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम साक्षरता दर वाला भारत का राज्य कौन सा है, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है और कितना है, ये 61.8% है। 61.8% बिहार की साक्षरता दर है। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक साक्षरता दर यूटी में यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक साक्षरता दर है, तो आप लोग बताएंगे कहाँ पे? लक्षद्वीप में सबसे अधिक साक्षरता दर है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, विश्व साक्षरता दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। एक दिवस तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक दिवस, एक लोक नृत्य, उसके बाद फिर यहां से प्रश्न जरूर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। एक साक्षरता दिवस, वहां पे पुस्तक से भी प्रश्न पूछा जाएगा।
विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, केरल में 94% साक्षरता दर है। उसके बाद सबसे कम साक्षरता दर जो है बिहार में है, कितना? 61.8%। उसके बाद सबसे अधिक साक्षरता दर वाला यूनियन टेरिटरी पूछे तो लक्षद्वीप हो गया। और विश्व साक्षरता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये 8 सितंबर के दिन विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आशापूर्णा देवी को मिला था सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार। किनको? आशापूर्णा देवी को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और इनको 1976 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और इनकी एक कृति थी, किस कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो इनकी एक कृति थी प्रथम प्रतिश्रुति। प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि आशापूर्णा देवी को किस क्षेत्र में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब ये हो गई पहली महिला। अगर आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे, अगर आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष कौन थे, तो उनका नाम है जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष थे। कौन? जी शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष थे। और इन्हें मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था और 1965 में इन्हें दिया गया था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ चीजें जैसे आपसे पूछ ले कि यहाँ पे कि मतलब अगर आपसे पूछे कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो नीलमणि फुकन को दिया गया था। किसको? नीलमणि फुकन को दिया गया था 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर आपसे पूछे कि 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वो दामोदर मौजे को दिया गया था। किसे? दामोदर मौजे को दिया गया था 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कोंकणी भाषा के लिए। एक बार फिर से सारे का रिवीजन करेंगे। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला आशापूर्णा देवी हैं। आपके एग्जाम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1976 में इन्हें दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि किस क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और आशापूर्णा देवी की कौन सी कृति थी? तो उनकी कृति का नाम प्रथम प्रतिश्रुति था, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष जी शंकर कुरूप हैं, मलयालम भाषा के लिए 1965 में मिला था। उसके बाद 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया। 57 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दामोदर मौजे को दिया गया। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस नृत्य शैली का उद्गम पूर्व भारत में हुआ है? तो देखिए, मणिपुरी नृत्य शैली है, इसका उद्गम जो है पूर्व भारत में हुआ है। किसकी? मणिपुरी नृत्य शैली का उद्गम पूर्व भारत में हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे मणिपुरी की बात करें, मणिपुरी कहाँ का है, तो ये मणिपुर का है। कहाँ का? मणिपुर का है। शास्त्रीय मतलब मणिपुर का ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मणिपुर की राजधानी क्या है, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। क्या है? इम्फाल है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां से हम लोग जितने इंपॉर्टेंट लोक नृत्य होंगे उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो लाई हरोबा फेस्टिवल जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे? मणिपुर में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर में है। कहाँ पे है? ये मणिपुर में स्थित है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है ये किस झील पे, अगर पूछे किस झील पे बनाया गया है, तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील जिसका नाम है लोकटक झील। कौन सा झील है? लोकटक झील। और इसे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को लोकटक झील पे बनाया गया है। इसके अलावा आप लोग मणिपुर से क्या याद रखेंगे? जैसे आपसे पूछे कि संगाई उत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं, संगाई उत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं? मणिपुर पे। अगर आपसे पूछे कि सिरोई लुलु महोत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं, कौन सी? सिरोई लिली महोत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं, तो सिरोई लिली महोत्सव जो है ये भी कहाँ पे? आपके मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे? मणिपुर में मनाया जाता है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मणिपुर का आप लोग बताएंगे मार्शल आर्ट क्या है, मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या है, तो मणिपुर का मार्शल आर्ट थांगटा है। क्या है? थांगटा यहाँ का मार्शल आर्ट है। तो इतनी बातें आप लोग मणिपुर से ध्यान रखेंगे। देखिए,
किस नृत्य शैली का उद्गम पूर्व भारत में हुआ है? तो मणिपुर का उद्गम जो है पूर्व भारत में हुआ है, क्योंकि मणिपुरी जो है मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। और फिर बात करते हैं पूर्व राज्य में हुआ है, यानी कि ये पूर्वी की कंट्री है, उत्तर पूर्व में स्थित है मणिपुर, सेवन सिस्टर में आता है ये, सेवन सिस्टर स्टेट में। उसके बाद लाई हरोबा, मणिपुर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में छपेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए लाई हरोबा की बात करें तो ये मणिपुर में फेस्टिवल मनाया जाता है, लाई हरोबा। संगाई उत्सव, सिरोही लुली महोत्सव, ये सभी महोत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं? मणिपुर में। ठीक, मणिपुर की राजधानी इसके अलावा याद रखेंगे इम्फाल होता है। अगर आपसे पूछे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क फेमस है, ये भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, क्योंकि ये लोकटक झील पे बना हुआ है। किस झील पे? लोकटक झील पे बना हुआ है, ये मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। मार्शल आर्ट मणिपुर का क्या है? थांगटा मार्शल आर्ट है। क्या है? थांगटा यहाँ का मार्शल आर्ट है। तो इतनी बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे। जेरूसलम किसकी तीर्थ यात्रा स्थल है? और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हिस्ट्री के दृष्टि से जितने बन सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जेरूसलम देखिए 3 लोगों का पर्यटक स्थल है, देखिए तीर्थ यात्रा स्थल है। एक तो यहाँ पे ईसाई धर्म वाले भी जाते हैं, ईसाई धर्म वाले भी जेरूसलम जाते हैं। उसके बाद यहूदी धर्म वाले भी जाते हैं। उसके बाद इस्लाम धर्म वाले तो पीछे रहेंगे नहीं, इस्लाम धर्म वाले भी जानते हैं। अब हम लोग ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपसे पूछिए सबसे पहले ईसाई धर्म के बारे में आप लोग बताएंगे, ईसाई धर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे आपसे पूछे कि ईसाई धर्म का जो लोग हैं वहां का मूल निवास स्थान कहाँ का है? ईसाई धर्म का मूल स्थान इन लोग का कहाँ पे है? तो ईसाई धर्म वाले कहाँ पे रहते हैं? ये फिलिस्तीन है इनका मूल निवास स्थान। कहाँ पे इनका संबंध होता है? कहाँ से? फिलिस्तीन से होता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। कौन है? ईसा मसीह है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? यहूदी धर्म के बारे में। और ईसाई धर्म के बारे में, ये विश्व में सबसे ज्यादा माना जाने वाला धर्म कौन है? ईसाई धर्म। विश्व में सर्वाधिक मान्यता ईसाई धर्म की है। किसकी? तो ये भी आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, विश्व में सर्वाधिक मान्यता वाला धर्म कौन सा? विश्व में सर्वाधिक मान्यता किस धर्म की है? तो वो ईसाई धर्म की है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहूदी धर्म के बारे में, यहूदी धर्म के बारे में, तो यहूदी धर्म का ज्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है कि इनके पूजा स्थल का क्या नाम है? यहूदी धर्म के पूजा स्थल का नाम क्या है? तो इनके पूजा स्थल का नाम है सिनोगॉग। क्या है? इनके पूजा स्थल का नाम सिनोगॉग है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहूदी धर्म का अगर आपसे पूछे कि पवित्र ग्रंथ क्या है? यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या है? तो यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ तोरह है। क्या है? तोरह। और उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि यहीं पे इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ी सी चीजें, इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ी सी चीजें, अगर आपसे पूछे कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो हजरत मोहम्मद, एग्जाम में पूछा गया है, हजरत मोहम्मद ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। और ईसाई धर्म का अगर आपसे पूछे कि पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो कुरान है ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ, कुरान। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि जेरूसलम किसकी तीर्थ यात्रा स्थल है? तो ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों का यहाँ पे तीर्थ यात्रा स्थल है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ईसाई धर्म की बात करें, यहाँ का इन लोग का मूल निवास स्थान कहाँ का? फिलिस्तीन होता है। इन लोग का मूल निवास कहाँ है? फिलिस्तीन। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह है। कौन है? ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक है। उसके बाद विश्व में सर्वाधिक मान्यता वाला धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म है। कौन सा? ईसाई धर्म है। यहूदी धर्म की बात करें, इनके पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? सिनोगॉग बोलते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तोरह है। जैसे इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है, वैसे यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ तोरह होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि इस्लाम धर्म के बारे में संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद है। और पवित्र ग्रंथ कौन सा होता है? कुरान है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उपनिषद किस पर आधारित होते हैं? तो देखिए उपनिषद की बात करें तो ये दर्शन पर आधारित होता है। कहाँ पे? किस पे? दर्शन पर उपनिषद आधारित होता है। ठीक, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, उपनिषद की संख्या कितनी है, तो आप लोग 108 छाप के आएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं, प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं, तो प्रमाणिक उपनिषदों की जो संख्या है वो 13 है। कितने प्रमाणिक उपनिषद है हमारे पास? 13 हैं। अब उपनिषदों के बारे में जैसे कुछ चीजें यहाँ पे तो जगह बचा नहीं है, जैसे यम नचिकेता संवाद किस
उपनिषद में? यम नचिकेता संवाद, संवाद ये किस उपनिषद में है? तो ये मुंडक उपनिषद में है। किस उपनिषद में? मुंडक उपनिषद में है। और ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न है, और इसे आप लोग ध्यान रखेंगे किस उपनिषद में है? मुंडक उपनिषद में है। यम नचिकेता संवाद ये कठोपनिषद में, किसमें है? यम नचिकेता संवाद ये किस उपनिषद में है? तो ये कठोपनिषद में, कठोपनिषद में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो सत्यमेव जयते ये मुंडक उपनिषद में, किसमें है? ये मुंडक उपनिषद में है। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मुंडक उपनिषद में इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि गार्गी संवाद किस उपनिषद में है? गार्गी संवाद उपनिषद में है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बृहदारण्यक उपनिषद में है। तो इस इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार इसका रिवीजन करेंगे। जैसे उपनिषद किस पे आधारित हैं? तो दर्शन पे आधारित हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। और प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं हमारे पास? तो 13 प्रमाणिक उपनिषद हैं। यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद है, कठोपनिषद में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते है। गार्गी संवाद किस उपनिषद में है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी संवाद है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र पे अकबर की विजय स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया? तो किस क्षेत्र पर अकबर की विजय स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया? तो देखिए, बुलंद दरवाजे का निर्माण तो आप लोग ध्यान रखेंगे गुजरात में किया था अकबर ने। कहाँ पे? गुजरात में किया था। अब अकबर के बारे में कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। जैसे अकबर के बारे में हमारे एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट चीज आ सकता है? अगर आपसे पूछे कि अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो अकबर का जन्म जो है वो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पे? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। ये एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। और यहाँ से अब अकबर से संबंधित जो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछे जा सकने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि अकबर ने दास प्रथा अंत कब किया था, अगर आपसे पूछे कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था, तो ये 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। अगर अकबर आपसे पूछे कि अकबर में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया था, तीर्थ यात्रा कर अकबर में समाप्त कब किया था, तो ये 1563 में किया था। अगर आपसे पूछे कि अकबर ने जजिया कर समाप्त कब किया था, अकबर ने जजिया कर समाप्त कब किया था, तो अकबर ने जजिया कर समाप्त 1564 में किया था। कब? 1564 में किया था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि किस क्षेत्र पे अकबर की विजय स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। तो गुजरात में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। उसके बाद अकबर के जन्म के बारे में बात करें तो अमरकोट के दुर्ग में अकबर का जन्म हुआ था। अगर दास प्रथा के अंत की बात करें तो अकबर में 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। ये एग्जाम में छपते हैं ये प्रश्न, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तीर्थ यात्रा कर समाप्त अकबर ने 1563 में किया था। कब? 1563 में। और जजिया कर समाप्त अकबर ने 1564 में किया था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी? हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। तो देखिए, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी? तो गुरु अंगद ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। किसने? गुरु अंगद ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। और आदि ग्रंथ भी किसने लिखा था? तो गुरु नानक ने आदि ग्रंथ की रचना भी की। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर गुरु अंगद देव ने ही एक गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। किस लिपि की? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत अगर आपसे पूछ ले किसने की, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत अगर आपसे पूछे कि किसने की, तो वो भी आपसे पूछे कि किसने किया था, तो अंगद देव ने ही किया था। गुरु अंगद देव ने किया था। और सिखों के ये किस नंबर के गुरु होते हैं? ये दूसरे नंबर के गुरु थे। दूसरे नंबर के गुरु थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब गुरु नानक के बारे में देख लेते हैं। ये गुरु नानक जो हैं ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। अगर गुरु नानक के बारे में बात करें तो ये कौन है? ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। सिख धर्म के अगर आपसे पूछे कि संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सिखों के पहले गुरु हैं। कौन? ये सिखों के पहले गुरु हैं गुरु नानक। अगर आपसे पूछे कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो अगर आपसे पूछे कि गुरु नानक
जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे? तलवंडी में हुआ था गुरु नानक का जन्म। और 1469 में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके डेट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद संगत और लंगर व्यवस्था किसने शुरू की? संगत और लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो संगर और लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक देव ने किया था। किसने? गुरु नानक देव ने किया था। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे सारे प्रश्नों का। देखिए, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी? तो गुरु अंगद ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। इन्होंने, ये दूसरे गुरु थे। उसके बाद इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना भी की और गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की आरंभ भी किया, शुरुआत भी की। और ये सिखों के दूसरे नंबर के गुरु थे। इतनी बातें गुरु अंगद से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे गुरु नानक के बारे में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि ये सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक, और ये सिखों के पहले गुरु होते हैं। ठीक, और इनका जन्म तलवंडी में 1469 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। और संगत और लंगर व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो गुरु नानक देव ने संगत और लंगर व्यवस्था शुरू की थी। तो यहाँ पे सिख धर्म से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और फिर गवर्नर जनरल से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि है, ये देखिए, आधुनिक इतिहास से प्रश्न है। आधुनिक इतिहास से प्रश्न है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था भारत का पहला वायसराय। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था? भारत का अगर आपसे पूछे कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें या फिर प्रथम वायसराय की बात करें, तो वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कैनिंग के बारे में। कैनिंग का समय आप लोग बता दीजिए, कहाँ, कब से कब तक था? तो 1856 से लेकर के 1858 तक इसका कार्यकाल था। ठीक, और इसके समय में कुछ कार्य हुए, यहाँ पे लिख लेते हैं कार्य। क्या क्या कार्य हुए? तो देखिए देखिए, कैनिंग के समय में ही 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ? कैनिंग के समय में हुआ। ये एक बात आप लोग, ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है ये किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, या फिर किस वायसराय के समय में हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि विधवा विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? विधवा विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो विधवा विवाह अधिनियम पारित करने की बात करें तो वो भी कैनिंग के समय में 1856 में हुआ था। ठीक, उसके बाद एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, आईपीसी इंडियन पैनल कोड एंड सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये पारित किसके समय में हुआ था? तो ये पारित जो है ये कैनिंग के समय में, किसके समय में? कैनिंग के समय में हुआ था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो कैनिंग था भारत का पहला वायसराय। समय इसका कब से कब तक था? तो 1856 से लेकर 1858 तक इसका टाइमिंग था। ठीक, और इनके समय में क्या क्या कार्य हुए? तो कैनिंग के समय में ही 1857 का विद्रोह हुआ भारत में। उसके बाद विधवा कानून भी इसके समय में पारित हुआ था 1856 में। उसके बाद कैनिंग के समय में ही आईपीसी और सीआरपीसी पारित हुआ था, इंडियन पेनल कोड, और फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी इसी के समय में पारित हुआ था। तो इतनी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? और ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। तो यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। एक प्रश्न से संबंधित आपके 4-5 प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा, ये कराना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक, तो आप लोग धैर्य पूर्वक इस क्लास को अंत तक देखिएगा। ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका क्या बोलते हैं, यूनानियों को बाहर निकाला था भारत से, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सिकंदर का आक्रमण भी यहाँ पे मौर्य काल में ही सिकंदर का आक्रमण भारत पे हुआ था। सिकंदर का आक्रमण भारत पे कब हुआ था? सिकंदर का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो सिकंदर का जो आक्रमण है वो भारत में 326 बीसी में हुआ था। कब? 326 बीसी में हुआ था। और सिकंदर को ही भारत में क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। कब? अलेक्जेंडर, सिकंदर को ही क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। किसे कहा जाता है? ये सिकंदर को कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सिकंदर किसका शिष्य था, तो सिकंदर जो है ये अरस्तु का शिष्य था। किसका? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था? तो ये अरस्तु का शिष्य था। अगर आपसे पूछे कि सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था, सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। क्या था? सेल्यूकस
निकेटर था। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। सिकंदर का भी आक्रमण इन्हीं के इन्हीं के समय में 326 बीसी में हुआ था। और उसके बाद सिकंदर को क्या कहा जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। ठीक, और शिष्य इनका कौन था, तो सिकंदर का किन का शिष्य था, तो ये अरस्तु का शिष्य था। और सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी, इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो अगर आपसे पूछे कि इल्तुतमिश किस वंश का शासक था, तो इल्तुतमिश ये जो है ये गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का, गुलाम वंश का शासक था। और गुलाम वंश को ही इसे दास वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को क्या कहते हैं, इसे दास वंश भी बोलते हैं। और गुलाम वंश को ही मामलूक वंश बोलते हैं। कौन सा वंश, मामलूक वंश, गुलाम वंश को ही बोलते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में कुछ देख लेते हैं, रजिया बेगम के बारे में। तो ये भारत की पहली महिला शासिका थी। भारत की ये पहली महिला शासिका आपसे पूछे कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी, भारत की पहली महिला शासिका थी। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत की पहली महिला शासिका ये रजिया सुल्तान थी। उसके बाद रजिया सुल्तान के बारे में पूछा जाता है कि इनका निकाह किससे हुआ था, तो रजिया सुल्तान का निकाह अल्तुनिया से हुआ था। किससे, अल्तुनिया से हुआ था। और रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे, इनके हत्या में रजिया सुल्तान के आगे चल के हत्या करा दी जाती है। और ये पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान के हत्या में किसका हाथ था, तो रजिया सुल्तान के हत्या में बहराम शाह का हाथ था। किसका, बहराम शाह का हाथ था। ठीक, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, रजिया सुल्तान की हत्या में बहराम शाह का हाथ था। और इसका मकबरा कहाँ पे बना था, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो कैथल में इसकी हत्या हुई थी और वहीं पे ही इसका मकबरा स्थित है। ठीक, तो रजिया सुल्तान रजिया बेगम किसकी बेटी थी, तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। और इल्तुतमिश किस वंश का शासक था, तो ये गुलाम वंश से संबंधित था। और गुलाम वंश को ही दास वंश भी बोलते हैं और मामलूक वंश भी बोलते हैं। रजिया सुल्तान के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी किस वंश की शासक थी, इसे मामलूक या फिर दास या फिर गुलाम वंश की शासक थी। और रजिया सुल्तान ये भारत की पहली महिला शासिका बनी। और इसका निकाह, रजिया सुल्तान का निकाह अल्तुनिया से हुआ था। इनका निकाह अल्तुनिया से हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और हत्या में हाथ किसका था, रजिया सुल्तान के, बहराम शाह का हाथ था रजिया सुल्तान के हत्या में। और रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में बना हुआ है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। किसने, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। अगर आपसे पूछे कि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे किया था, तो सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना इन्होंने किया था। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना किया था। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना ये भी पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 25 जून, गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 में हुआ था। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, ये अमेरिका का एक शहर है। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब कुछ यहाँ पे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे पूछ लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि अगर इंडियन नेशन आर्मी की स्थापना कब हुआ था, तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने किया था, तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये आप लोग एक प्रश्न ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया, तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। किसने, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना। इसके अलावा 1916 में बाल गंगाधर तिलक भी होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। उसके बाद मित्र मेला की स्थापना किसने किया था, मित्र मेला की स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना बीडी सावरकर ने किया था। किसने, बीडी सावरकर ने किया था। मित्र मेला की स्थापना 1899 में किया था। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। किसने गदर पार्टी की स्थापना की, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में पड़ता है। 25 जून 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया। उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किया। उसके बाद होम रूल लीग की स्थापना किसने किया, एनी बेसेंट ने किया। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। अगर आपसे पूछे कि मित्र मेला की स्थापना किसने किया, बीडी सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना 1899 में किया। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये यहां से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आधुनिक इतिहास का प्रश्न है। आधुनिक इतिहास का प्रश्न है। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया,
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही इसे भी बोला जाता है दांडी मार्च। सबसे पहले तो ये भी यही आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे दांडी मार्च भी बोला जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही नमक तोड़ो कानून भी बोला जाता है। नमक तोड़ो कानून भी इसे बोला जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने नमक टैक्स को तोड़ने के लिए कहा कि शुरू किया था। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आरंभ कब हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे 12 मार्च से लेके गांधी जी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 6 अप्रैल 1930 तक चलाया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि इसमें ये भी पूछता है कि गांधी जी ने इसमें कितनी दूरी तय की थी, तो यहाँ पे मील में अगर आपसे पूछे तो 241 मील बताएंगे। अगर किलोमीटर में पूछे तो 385 किलोमीटर की यात्रा की थी। अगर आपसे पूछे कि इनको तय करने में कितना दिन का समय लगा था, तो 24 दिन का समय लगा था। अगर आपसे पूछे कि गांधी जी के साथ कितने अनुयायी गए थे इस यात्रा में, तो 79 अनुयायी गए थे इस यात्रा में। ठीक, तो इतनी अब चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे सारे प्रश्नों का। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया, तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। इसे नमक तोड़ो कानून भी इसे कहा जाता है। ठीक, और ये साबरमती आश्रम से ये तो छूट गया था। साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक की ये यात्रा थी। कहां से, साबरमती आश्रम से दांडी तक की ये यात्रा थी। इसमें दूरी तय किए थे गांधी जी ने 241 मीटर, 385 किलोमीटर। 241 मील पूछेगा तो 241 बताएंगे, अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 385 किलोमीटर बताएंगे। अब आपसे पूछेगा कि अगर इसमें तय करने में कितने दिन का समय लगा था, तो 24 दिन का, टोटल 24 दिन का समय लगा था दांडी यात्रा में। और कितने अनुयायी गांधी जी के साथ थे, कितने फॉलोवर थे, तो 79 फॉलोवर थे गांधी जी के साथ में। तो इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार अगला प्रश्न है, ये भी हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लोथल से तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, लोथल से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और जो लोथल के अलावा अगर कहीं से प्रश्न पूछा जाता है तो मोहनजोदड़ो से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो वो सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में। यहाँ पे प्रसिद्ध पत्तन था। कहाँ पे, गुजरात में। यहाँ पे प्रसिद्ध पत्तन था। पत्तन मतलब बंदरगाह होता है। बंदरगाह वाला स्थान कहाँ पे था, लोथल में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लोथल से प्रश्न पूछा जाता है कि लोथल का खोज किसने किया था। लोथल का खोज किसने किया था, तो रंगनाथ राव ने लोथल का खोज किया था। रंगनाथ राव ने इनका खोज किया था, जिसे एसआर राव भी बोलते हैं। रंगनाथ राव या फिर एसआर राव ने इसकी खोज किया था। अब कब खोजे थे, 1954 में। अगर आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे खोजे थे, तो इसे भोगवा नदी के किनारे खोजा गया था। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे लोथल को खोजा गया था। इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे लोथल से। अब आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिला था। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिला था, अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां से मिला था, ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। विशाल स्नानागार कहां से मिला था, तो अन्नागार पूछे या फिर स्नानागार पूछे, तो ये दोनों ही मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहां से, मोहनजोदड़ो से मिली थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो को ही क्या बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में, इसे मृतकों का टीला बोला जाता है। इसे मृतकों का टीला बोला जाता है। और पाकिस्तान में इसे किस नाम से जाना जाता है, मोहनजोदड़ो को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे नखलिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में इसे नखलिस्तान बोलते हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो नगरी थी। ये सभी आप लोग जानते हैं। तो इतनी बातों को आप लोग रिवीजन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता वाला बंदरगाह कौन था, तो लोथल था। बंदरगाह वाला शहर लोथल था, गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि लोथल को किस नदी के किनारे खोजा गया था, तो भोगवा नदी के किनारे। किसने खोज किया था, तो एसआर राव ने, जिसका नाम था रंगनाथ राव भी इनका नाम था। 1954 में खोजा था। अगर आपसे पूछे कि विशाल अन्नागार या फिर विशाल स्नानागार की खोज किसने किया था, तो विशाल अन्नागार या फिर विशाल स्नानागार ये मोहनजोदड़ो से खोजा गया था। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला होता है, और इसे पाकिस्तान में नखलिस्तान भी बोलते हैं। सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसे, अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक, खुसरो को सितार और तबले का जनक कहा जाता है। अब यहाँ से और कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनको ही तूतीय हिंद भी कहा जाता है। तूतीय हिंद आपसे पूछ ले कि किसे कहा जाता है, तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अमीर खुसरो के बारे में, तो
सितार एवं तबलों का जनक अगर आपसे पूछे कि उर्दू कविताओं का जनक किसे कहा जाता है, तो भी अमीर खुसरो को। अगर आपसे पूछे कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है, गजलों का जनक तो भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, हिंदी खड़ी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, तो वो भी अमीर खुसरो को कहा जाता है, हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, तो निजामुद्दीन औलिया था इनके गुरु का नाम। क्या था? निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जा सकता है, अगर आपसे पूछे कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये पटियाली में हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। और पटियाली क्यों यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पटियाली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये भी पूछ सकता है कि अमीर खुसरो से प्रश्न यहाँ से उठा सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। ठीक, तो अब एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग वहां पे कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि तुगलकनामा की रचना किसने किया था, तुगलकनामा की रचना किसने किया था। तो ये इतनी बातें आप लोग बताएंगे। ठीक, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। इन्हें तूतिये हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरो को तूतिये हिंद कहा जाता है। इसके अलावा उर्दू कविताओं का जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। और गजलों का जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक, और अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था और अमीर खुसरो का जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इतनी बातें आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे। ठीक, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आप बताते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर के पीडीएफ पा सकते हैं। दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं, तो भारत में स्थित दो ज्वालामुखी, एक तो है आपका नारकोड्डम ज्वालामुखी, ये भी भारत में स्थित है। उसके बाद एक है आपका बैरन द्वीप ज्वालामुखी। कौन सा? बैरन द्वीप ज्वालामुखी। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये दोनों ज्वालामुखी ये भारत में स्थित है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखने वाली बात है, तो ये दोनों अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में स्थित है या फिर किस यूनियन टेरिटरी में, तो ये अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार में स्थित है। इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं बैरन द्वीप ज्वालामुखी के बारे में, तो ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब अंडमान निकोबार यहां पे आया था। अंडमान एंड निकोबार के बारे में कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो अंडमान निकोबार के बीच में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार का राजकीय पशु कौन सा है, अंडमान निकोबार का राजकीय पशु कौन है, तो डुगोंग है अंडमान निकोबार का राजकीय पशु। अगर आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी क्या है, अगर आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी क्या है, तो सैडल पीक है अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी। क्या नाम है? सैडल पीक अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सभी का रिवीजन करेंगे। देखिए, हमने अभी क्या आपको बताया कि भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी कौन से हैं, तो एक तो नारकोड्डम ज्वालामुखी है, एक बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। और जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये दोनों ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक, अंडमान निकोबार की बात करें कुछ, तो इनके बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार का राजकीय पशु क्या है, तो डुगोंग है अंडमान निकोबार की राजकीय पशु। अगर आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी क्या है, तो सैडल पीक है अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सभी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुजरात से, उसके बाद राजस्थान से गुजरती है, उसके बाद आ जाती है अपने उत्तर प्रदेश में। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश में नहीं आती है। फिर राजस्थान के बाद ये मध्य प्रदेश में जाती है। मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ में जाती है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़
गढ़ में जाती है, छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड में जाती है। कहाँ पे? झारखंड में। झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में जाती है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल से जाती है यहाँ पे रेखा। उसके बाद ये सीधे चली जाती है त्रिपुरा में, त्रिपुरा से एंड फिर मिजोरम से। इतने 8 राज्यों से होके गुजरती है। त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा आपकी गुजरती है। 1 2 3 4 5 5 3 8, इस 8 राज्यों से होके आपकी कर्क रेखा गुजरती है। अगर आपसे पूछे कर्क रेखा के बारे में थोड़ी बातें, जैसे आपसे पूछे कि कर्क रेखा कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो ये भी आप लोग अगर नहीं जानते तो ध्यान रखिएगा, ये 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कितना? 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर 13.5 डिग्री आपको वैसे लिखा नहीं मिलेगा तो 23 डिग्री 30 मिनट मिलेगा। इस तरह से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो वहां पे स्थित है। और कर्क रेखा पे बात करते हैं। कर्क रेखा पे सूर्य कब होता है? तो कर्क रेखा पे सूर्य आपका 21 जून के दिन होता है। 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और इस कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो माही नदी से 2 बार काटती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी से 2 बार काटती है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे सारे प्रश्नों का कि कर्क रेखा की किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उसके बाद झारखंड से होकर जाती है, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। इस तरह से ये 8 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। और कर्क रेखा पे सूर्य 21 जून के दिन होता है और माही नदी से 2 बार काटती है। इतनी बातें हमने बताया कर्क रेखा से संबंधित, ठीक, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? और ये जियोग्राफी से प्रश्न था और ये भी जियोग्राफी से प्रश्न था। तो विश्व का इस क्लास में सारे सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं। जियोग्राफी के बाद पॉलिटी भी आएगा, इकोनॉमी भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगा। सारे प्रश्न यहाँ पे आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ठीक, जिसे कि क्या बोलते हैं? इसे तिब्बत का पठार भी बोलते हैं। तिब्बत का पठार भी बोलते हैं, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और तिब्बत के पठार को ही इसे क्या कहा जाता है? ये विख्यात है, इसे विश्व की छत बोला जाता है। विश्व की छत किसे बोला जाता है? तो पामीर की पठार को बोला जाता है। अब कुछ पठारों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि पठारीय महाद्वीप किसे कहते हैं? पठारीय महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अफ्रीका को बोलते हैं पठारी महाद्वीप। किसे बोलते हैं? अफ्रीका को बोलते हैं पठारी महाद्वीप। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि पठारी महाद्वीप अफ्रीका को बोलते हैं, चांगटांग पठार कहाँ पे स्थित है? चांगटांग पठार कहाँ पे स्थित है? तो चांगटांग पठार के बारे में ध्यान रखेंगे, ये तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में स्थित पठार को क्या बोलते हैं? चांगटांग पठार। उसके अलावा मेसेटा का पठार पूछा जाता है। मेसेटा का पठार ये कहाँ पे स्थित है? तो मेसेटा का पठार ये स्पेन में स्थित है। कहाँ पे? स्पेन में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मिसौरी का पठार कहाँ पे स्थित है? मिसौरी का पठार कहाँ पे स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। मिसौरी का पठार कहाँ पे स्थित है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पे स्थित है? ये अमेरिका में स्थित पठार है, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सभी का रिवीजन करेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार, जिसे तिब्बत का पठार भी बोलते हैं। और इसे ही क्या बोला जाता है? विश्व की छत बोला जाता है। पामीर के पठार या फिर तिब्बत के पठार को विश्व का छत बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि पठारी महाद्वीप, जबकि ये कहाँ पे पड़ता है? पामीर का पठार ये एशिया में पड़ता है। कहाँ पे? एशिया में पड़ता है। लेकिन आपसे अगर पूछे कि पठारी महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। चांगटांग पठार कहाँ पे स्थित है? तो चांगटांग पठार ये तिब्बत में स्थित है। मेसेटा का पठार कहाँ पे स्थित है? तो स्पेन में स्थित है। मेसेटा का पठार स्पेन में स्थित है। मिसौरी का पठार कहाँ पे स्थित है? मिसौरी का पठार अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे? अमेरिका में स्थित है मिसौरी का पठार। इतनी बातें आप लोग यहाँ पे मिसौरी का पठार अमेरिका में स्थित है। चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है? तो देखिए, चंद्र ग्रहण भी हम लोग पढ़ेंगे और साथ में हम लोग सूर्य ग्रहण के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सूर्य ग्रहण के बारे में भी बात कर लेंगे। देखिए, चंद्र ग्रहण की बात करें तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य एंड चंद्रमा के बीच में, सूर्य एंड चंद्रमा
चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो हम क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। अब सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य एंड चंद्रमा के बीच में, सॉरी, जब सूर्य एंड पृथ्वी के बीच में, सूर्य एंड पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, क्या आ जाता है, सूर्य एंड पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो उसे क्या, कौन सा ग्रहण कर देंगे, तो उसे सूर्य ग्रहण कहेंगे। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो ये हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण की बात करें तो हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो ये हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। कौन किसके दिन, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण हमेशा लगता है। ठीक, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे यहां से। ठीक, अब यहाँ पे दो प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है वो अधिकतम कितने समय तक लग सकता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कितने समय तक लग सकता है, तो ये 7.5 मिनट तक, यानी कि 7.5 मिनट से ज्यादा अधिक समय तक नहीं लग सकता पूर्ण सूर्य ग्रहण। 7.5 मिनट या 7 मिनट 40 सेकंड, या इससे ज्यादा समय तक नहीं लग सकता पूर्ण सूर्य ग्रहण। अगर आपसे पूछे कि डायमंड रिंग की घटना किसमें होती है, डायमंड रिंग की घटना किसमें होती है, तो डायमंड रिंग की घटना ये सूर्य ग्रहण में होती है, सूर्य ग्रहण में होती है। ठीक, तो ये बातें आप लोग, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से, चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य एंड पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे नहीं आने पाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोला जाता है। अब जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो तब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो सूर्य का प्रकाश जब बीच में पृथ्वी है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे जाएगा ही नहीं, तो चंद्रमा चमकेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब चमकेगा नहीं तो बोलेंगे कि चंद्र ग्रहण लगा है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है, तो हमेशा सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन होती है, लेकिन चंद्र ग्रहण की घटना हमेशा पूर्णिमा के दिन होती है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पूरे सूर्य ग्रहण ये 7.5 मिनट से अधिक समय तक नहीं हो सकता। और डायमंड रिंग की घटना ये सूर्य ग्रहण से संबंधित है। किस ग्रहण से, सूर्य ग्रहण से संबंधित है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फिगर बना दे यहाँ पे, तो देखिए सूर्य हो गया, ये यहाँ पे चंद्र ग्रहण का फिगर, ये सन हो गया आपका, उसके बाद आपका ये मून मतलब अर्थ हो गया, उसके बाद ये मून हो गया, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका चंद्र ग्रहण की फिगर, चंद्र ग्रहण का फिगर ये बनता है। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे सूर्य ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण पहले ये सन हो गया, फिर बीच में क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा आपका, बीच में आपका चंद्रमा, सॉरी बीच में मून हो जाएगा, फिर उसके बाद अर्थ हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका सूर्य ग्रहण। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सेबी का पूरा नाम क्या है, तो सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। क्या है सेबी का पूरा नाम, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का पूरा नाम है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सेबी का स्थापना कब हुआ था, सेबी की स्थापना की बात करें कब हुआ था, तो ये 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। कब, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो सेबी का हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में, सॉरी मुंबई में स्थित है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे मुंबई में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि सेबी का अधिनियम कब आया था, सेबी का अधिनियम कब आया था या फिर एक्ट कब आया था, तो ये 1992 में सेबी का एक्ट आया था, 1992 में। इसके तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं, तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच। क्या बनी है, कौन बनी है, माधवीपुरी बुच है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। और अगर आपसे पूछ ले कि सेबी का कार्य क्या होता है, तो सेबी का कार्य होता है शेयर मार्केट को कंट्रोल करना। शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का काम, शेयर मार्केट का
नियंत्रण करना काम होता है सेबी का। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का पूरा नाम होता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। अगर आपसे पूछे लेकिन सेबी का अधिनियम कब आया था, तो 1992 को आया इसका अधिनियम। अगर आपसे पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में सेबी का हेडक्वार्टर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई है। और सेबी का कार्य क्या होता है, शेयर मार्केट का नियंत्रण करना सेबी का काम होता है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष, तो देखिए पहला अध्यक्ष की बात करें या फिर आखिरी अध्यक्ष या फिर कभी का अध्यक्ष, तो हमेशा नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो जिस प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा वो आप लोग बताएंगे कि वो अध्यक्ष है नीति आयोग का। ठीक, तो नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री है। वर्तमान समय भी नीति आयोग के प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष हैं। और कौन है हमारे प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया है। कौन, अरविंद पनघड़िया है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के पहले सीईओ कौन है, तो नीति आयोग के पहले सीईओ हैं सिंधु श्री खुल्लर। कौन है, सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग के पहले सीईओ हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, तो वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं। कौन, सुमन बेरी वर्तमान समय में उपाध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो बीवीआर सुब्रमण्यम है वर्तमान समय में सीईओ। कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम है नीति आयोग के वर्तमान समय में सीईओ। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो प्रधानमंत्री। तो उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे और वर्तमान समय में भी नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनघड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष और वर्तमान समय में भी उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है, सुमन बेरी हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के पहले सीईओ पूछे तो सिंधु श्री खुल्लर है नीति आयोग के पहले सीईओ और वर्तमान समय में सीईओ कौन है, वीवीआर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में पूंजी प्रधान उद्योगों का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है, तो भारत में पूंजी प्रधान उद्योग जैसे इस्पात उद्योग हो गया, ये पूंजी प्रधान उद्योग है। कौन सा उद्योग, पूंजी प्रधान उद्योग है इस्पात उद्योग। अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो गया, पूंजी प्रधान उद्योग का अर्थ क्या हो गया कि जिसमें पूंजी की प्रधानता हो। ऐसे उद्योग जिसमें पूंजी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे उद्योग जिसमें पूंजी की बहुत ज्यादा मान्यता हो, जरूरत हो पूंजी की, तो वो क्या हो जाता है, पूंजी प्रधान उद्योग हो जाता है। यानी कि पूंजी की प्रधानता होती है। किसकी होती है, पूंजी की प्रधानता होती है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक, अब बात करते हैं इस्पात उद्योग के बारे में। कुछ प्रसिद्ध शहर हैं, तो इस्पात उद्योग के बारे में बात करेंगे। कुछ प्रसिद्ध शहर हमारे पास हैं, तो कौन कौन से शहर प्रसिद्ध हैं इस्पात उद्योग के बारे में, तो इस्पात उद्योग के बारे में फ्रांस का लॉरेंस शहर प्रसिद्ध है। किसका, फ्रांस का लॉरेंस शहर। अगर आपसे पूछे कि क्यों प्रसिद्ध है, तो ये इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद और अमेरिका का एक शहर स्थित है मतलब प्रसिद्ध है, जिसका नाम है पिट्सबर्ग। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका का जो पिट्सबर्ग शहर है वो क्यों प्रसिद्ध है, तो अमेरिका का पिट्सबर्ग शहर ये प्रसिद्ध है आपका इस्पात उद्योग के लिए। किस उद्योग के लिए, इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो ये पिट्सबर्ग है, यहाँ पे पिट्सबर्ग के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। आपकी जियोग्राफी की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। पिट्सबर्ग के बारे में बात करेंगे तो इसको अमेरिका का इस्पात नगर भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, अमेरिका इस्पात नगर किससे बोला जाता है, पिट्सबर्ग को इस्पात नगर भी बोला जाता है। और पिट्स नगर को धुएं का नगर भी बोला जाता है। पिट्सबर्ग को ही इसे धुएं का नगर भी बोला जाता है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सभी का रिवीजन करेंगे। देखिए, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग में सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, तो इस्पात उद्योग भारत में पूंजी प्रधान उद्योगों की
सर्वोत्तम उदाहरण है। प्रसिद्ध क्यों है? तो ये मतलब यहाँ पे पूंजी प्रधान जो उद्योग होते हैं उसमें पूंजी की बहुत ही ज्यादा प्रधानता होती है। पूंजी का मतलब जिसमें आप लोग क्या बोलते हैं, निवेश करते हैं किसी बिजनेस में, जो धन निवेश करते हैं बिजनेस में उसे पूंजी बोला जाता है। ठीक, अब बात करते हैं इस्पात उद्योग के लिए कुछ शहर प्रसिद्ध है, जैसे फ्रांस का लॉरेंस शहर। ये ऐसे एग्जाम में पूछेगा कि फ्रांस का लॉरेंस शहर निम्न में से किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो वहां पे होगा वस्त्र उद्योग, मतलब इस्पात उद्योग, और फिर यहाँ पे जो होते हैं तो वहां पे खाद्यान्नों के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से ऑप्शन दिएगा, या फिर दूध के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग वहां पे छाट के लगाएंगे कि वो प्रसिद्ध है किसके लिए? इस्पात उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अमेरिका का पिट्सबर्ग, ये भी इस्पात उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद पिट्सबर्ग जो है ये अमेरिका का, ये इसको इस्पात नगर कहा जाता है। उसके बाद धुएं का नगर भी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इस्पात नगर या फिर धुएं का नगर इसे कहा जाता है। ठीक, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 में है। और मूल कर्तव्य से जितने प्रश्न पूछ सकते एग्जाम में वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये पॉलिटी से यहाँ पे प्रश्न आ गया, ये भी पॉलिटी से अब प्रश्न आ गया। इस वीडियो में आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे अंत तक केवल वीडियो को देखिए हमारे साथ। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक, अगर ये मूल कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे, अब सारे मूल कर्तव्यों के बारे में कि ये किस भाग में, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य है, तो ये भाग 4 के क में है। 4 के क में अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य है, तो ये अनुच्छेद नंबर 51 में है। ये तो आपने देख लिया, भाग 4 में है। अगर आपसे पूछे कि मूल कर्तव्य लिया कहाँ से गया है, तो ये रूस से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में, तो मूल कर्तव्य नहीं थे। और ये किस समिति की सिफारिश पे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो इसके लिए सिफारिश की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति पे। किसने सिफारिश की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके लिए कौन सा संविधान में संशोधन किया गया? तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। और इसके तहत ही संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। लेकिन जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो संविधान में कितने मूल कर्तव्य जुड़ा था? तब संविधान में 10 मूल कर्तव्य जुड़े थे। लेकिन वर्तमान समय में कितने मूल कर्तव्य हैं? लेकिन वर्तमान समय में हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और 10 से 11 जो मूल कर्तव्य हुआ था, तो ये इसके लिए भी एक संशोधन किया गया था। और 11वां मूल कर्तव्य जो था हमारा, 11वां मूल कर्तव्य, ये शिक्षा से संबंधित है। ये शिक्षा से संबंधित है। और इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 51 के क में है मूल कर्तव्य। और किस भाग में है? तो 4 के क में है। अगर आपसे पूछे कि मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। और मूल कर्तव्यों के लिए संविधान संशोधन मतलब सिफारिश कौन से समिति ने की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। संशोधन कौन सा हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। और जब जुड़ा था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, मूल संविधान में तो एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। लेकिन जब जुड़ा तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तब 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य है। 11वां जब मूल कर्तव्य जुड़ा था, 10 में से 11 हुआ था, तो ये शिक्षा से संबंधित था। और इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। अगर अगला प्रश्न की मूल अधिकार, यहाँ पे मूल कर्तव्य हो गया, अब मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न आ गया। अब मूल अधिकार से संबंधित पॉलिटी से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मामला देख रहा है, जिससे आप लोग क्या बोलते हैं? केस बोलते हैं, मामला। तो वो अब आपसे पूछ रहा है कि मूल अधिकार से संबंधित मामला कौन सा है? तो मूल अधिकार से संबंधित जो मामला है वो क्या है? गोलकनाथ बनाम मूल अधिकारों से संबंधित मामला गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है। कौन सा है? गोलकनाथ बनाम की जगह पे वर्सेज आप लोग भी लिख सकते हैं, पंजाब राज्य। ये मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में। और वो किससे संबंधित था? मूल अधिकारों से संबंधित था। ठीक, अब ये मामला पूछा जाता है कब आया था? तो 1967 में ये मामला आया था। कुछ गोलकनाथ की पंजाब में 500 एकड़ की जमीन थी। और
उससे संबंधित ये मामला था। अब मूल अधिकारों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मूल अधिकारों के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि मूल अधिकारों के बारे में लिया कहाँ से गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। अगर आपसे पूछे कि मूल अधिकार भाग कौन सा है, तो भाग 3 है। अगर आपसे पूछे कि मूल अधिकार के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 डीपीएसपी है। अनुच्छेद 12 से 35 ये मूल अधिकार है। कहां से कहां तक, 12 से 35 ये मूल अधिकार है। आप लोग ध्यान रखेंगे 12 से 35 मूल अधिकार है। उसके बाद मूल अधिकार लिया गया है मतलब आप बताएंगे कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, 7 फंडामेंटल राइट थे। लेकिन वर्तमान समय कितने फंडामेंटल राइट थे, वर्तमान समय में हमारे पास केवल और केवल 6 फंडामेंटल राइट है। एक फंडामेंटल राइट कम हो गया था और वो संपत्ति से संबंधित था। ठीक, और मौलिक अधिकार के बारे में यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि मूल अधिकार को, मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, तो इसे भारत का मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। तो मूल अधिकार से संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया। जैसे आपसे पूछे कि मूल अधिकार से संबंधित कौन सा मामला था, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला ये जो था ये 1967 में आया था सुप्रीम कोर्ट्स में, और ये मूल अधिकार से संबंधित था। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया मूल अधिकार, और भाग 3 में है मूल अधिकार। अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 12 से 35 है। और मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे। लेकिन वर्तमान समय हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट हो गए हैं, घट करके हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हो गए। और मूल अधिकार को क्या कहा जाता है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मूल अधिकार को क्या बोलते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, इतनी बातें ध्यान रखेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो ये कहा गया आपका पहला संविधान संशोधन। ओ नो, ये कहा गया आपका पहले अनुच्छेद में। किस अनुच्छेद में कहा गया है, पहले अनुच्छेद में कहा गया। ठीक, अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ चीजें ऐसे पूछा जाता है, अनुच्छेद देके पूछा जाता है कि फला चीज संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो हम लोग देखते हैं कुछ अनुच्छेदों के बारे में जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में छपने के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि दल बदल कानून किस अनुसूची में, दल बदल कानून किस अनुसूची में है, तो दल बदल कानून जो है ये 10वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अब बात करेंगे। अगर आपसे पूछे कि निर्वाचन आयोग किस अनुसूची में है, अनुच्छेद में है, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 324 में है। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी किस अनुच्छेद में है, जीएसटी किस अनुच्छेद में है, तो जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद 279A है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि वहां पे संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में, कितने, 368 में है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अंतरराज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है, राज्य परिषद ये किस अनुच्छेद में है, तो अंतरराज्यीय परिषद ये 263 में, अनुच्छेद 263 में है। इतनी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से, किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दल बदल कानून किस अनुसूची में है, तो ये 10वीं अनुसूची में है। ठीक, अब 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून लाया गया था। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी किस अनुच्छेद में है, तो जीएसटी जो है अनुच्छेद 279 के ए में है, 279A में जीएसटी है। उसके बाद संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, तो संविधान संशोधन अनुच्छेद नंबर 368 में संविधान संशोधन दिया गया है। अंतरराज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद की बात कही गई है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है, यहाँ पे गलत हो गया है, आवेश में आकर के यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, मैं क्या करूं।
तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुझे लगा प्रधानमंत्री लिखा है, तो राज्यपाल करता है। ठीक, अब मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल करता है? तो ये अनुच्छेद 63 के तहत। कितने? अनुच्छेद 163 के द्वारा राज्यपाल करता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री भैया त्यागपत्र किसे देंगे, तो मुख्यमंत्री जो है वो त्यागपत्र अपना राज्यपाल को सौंपते हैं। किसे? राज्यपाल को ही राज्यपाल को सौंपते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे मुख्यमंत्री के बारे में। अब बात करेंगे यहाँ पे मुख्यमंत्री के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे अगर आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री जो है ये विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो वो होता है आपका मुख्यमंत्री। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री होता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री का नियुक्ति करने का काम राज्यपाल करता है। शपथ भी इनको अनुच्छेद 163 के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और इनका त्यागपत्र ये किसे देता है? मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री की बात करते हैं कि मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है मुख्यमंत्री। उसके बाद कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष तो राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष पूछे तो कौन होगा? मुख्यमंत्री होंगे। ठीक, हितोपदेश की रचना किसकी है? तो देखिए, एक पुस्तक, एक दिवस और एक, इन सभी से संबंधित आप लोग प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। लोकनृत्य वगैरह जरूर पूछे जाएंगे, एक महोत्सव पूछा जाएगा, तो ये सभी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, हितोपदेश रचना ये किसकी है? तो हितोपदेश रचना नारायण पंडित की है। किसकी? नारायण पंडित की ये रचना है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बनेगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि कुछ पुस्तकों के बारे में देखते हैं, जैसे अगर हिंदी की पुस्तक है मधुशाला। मधुशाला ये किसकी पुस्तक है? तो मधुशाला ये हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक क्या है? मधुशाला। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि आनंद मठ ये किसकी रचना है? आनंद मठ किसकी रचना है? तो आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना। किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना क्या है? आनंद मठ। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि हर्षचरित्र के रचनाकार कौन है? हर्षचरित्र की रचना किसने की? तो हर्षचरित्र की रचना बाण भट्ट ने की है। किसने? बाण भट्ट ने हर्षचरित्र की रचना किया। उसके बाद यूटोपिया एक पुस्तक है। यूटोपिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसकी रचना टॉमस मूर ने किया। किसने? टॉमस मूर ने यूटोपिया नामक रचना की। उसके बाद महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? तो वासुमित्र ने किया। महाविभास सूत्र की रचना वासुमित्र ने किया था। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हितोपदेश की रचना किसने किया? तो नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना किया। उसके बाद मधुशाला किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की रचना मधुशाला है। आनंद मठ किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है आनंद मठ। और हर्षचरित्र किसकी रचना है? बाण भट्ट की रचना है। और यूटोपिया नामक पुस्तक की रचना किए थे टॉमस मूर ने। महाविभास सूत्र की रचना वासुमित्र ने किया था। तो इतनी पुस्तक के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सभी पुस्तक जो हैं वो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। कितनी आयु होती है इनकी? 65 वर्ष होती है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इन्हें शपथ दिलाने का काम कौन करता है? सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश, ये राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा ये अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। त्यागपत्र ये किसे सौंपेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे ये त्यागपत्र अपना किसे देंगे? तो ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। इसके अलावा इन्हें हटाने का भी प्रावधान है। इनके हटाने का अधिकार किसके पास है? ये पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान किसके पास है? तो ये संसद के परामर्श पे, जब संसद परामर्श करे तो ये इसे हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति जी हटाएंगे। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और वेतन और भत्ते की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे इनके वेतन और
भत्ते की बात करते हैं तो इन्हें देते हैं वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से। किसके? भारत के संचित निधि से इन्हें वेतन दिया जाता है। इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाते हैं। त्यागपत्र ये किससे देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। हटाने का अधिकार, इनको हटाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद के परामर्श से इनको राष्ट्रपति जी हटाएंगे। महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है, लेकिन भारत संविधान में हमारे महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए लिया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए नहीं। और वेतन और भत्ते की बात करें तो यहाँ इनको वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दी जाती है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। डबल रोटी बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखिए, डबल रोटी बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला आप लोग बताएंगे क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को ही इसे क्या बोला जाता है? इसे मीठा सोडा भी बोला जाता है। इसे मीठा सोडा भी बोला जाता है और इसे ही खाने का सोडा भी बोला जाता है। खाने का सोडा भी इसे ही बोला जाता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा, जिसे धावन सोडा भी बोला जाता है। वॉशिंग सोडा मतलब ये धोने के काम में आता है, वॉशिंग सोडा। तो अब बात करते हैं इसका फार्मूला बताइए और इसको क्या बोलते हैं? तो इसे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। बाई इसके लिए यूज होगा जो खाने वाले के लिए प्रयोग होगा, और जो खाने के लिए नहीं धोने के लिए प्रयोग होगा उसके लिए प्रयोग होगा सोडियम कार्बोनेट। उसके लिए क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और ये आपके साइंस का प्रश्न है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? Na2। इसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3। इसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3। इसका फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का, जिसे धावन सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कि खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए, खाद्यान्न जो होते हैं, खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त क्या किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी बनाने के लिए, जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं और इसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। NaHCO3 फार्मूला होता है। वॉशिंग सोडा की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा। Na2CO3 इसका फार्मूला होता है। खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। स्पाईवेयर क्या है? तो स्पाईवेयर एक साइबर जासूसी प्रोग्राम कह लेते हैं या फिर एक साइबर जासूसी ऐप या फिर वायरस होता है साइबर जासूसी, जिसे स्पाईवेयर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइबर जासूसी प्रोग्राम होता है। ठीक, जिसे क्या बोलते हैं? साइबर जासूसी। ये मैलवेयर, जिसे क्या बोलते हैं? मैलवेयर बोलते हैं। और हमारे पास कुछ मैलवेयर के प्रकार हैं, जैसे वायरस भी एक प्रकार का क्या है? मैलवेयर है। उसके बाद वार्म भी पूछे तो ये इसी के टाइप्स हैं, मतलब स्पाईवेयर के टाइप्स हैं। वायरस, वार्म, ये स्पाईवेयर के ही टाइप्स हैं। ट्रोजन वायरस ये भी क्या है? एक मालवेयर है। ट्रोजन वायरस ये भी एक मालवेयर है। ठीक, अब इसके अलावा एडवेयर भी, स्पाईवेयर या फिर आप लोग ध्यान रखेंगे एडवेयर, ये भी एक मालवेयर है जो कि ये बुरे कामों के लिए यूज किया जाता है। आपके सिस्टम वगैरह, फोटो, छवि, जो सारी सामग्री होती है फोन में, उसको हैक कर लिया जाता है हैकर के द्वारा। तो ये एडवेयर हो गया या रैम्सवेयर, ये सभी क्या काम करते हैं?
रैम्स वेयर, ये सभी क्या काम करते हैं, ये सभी वो दुर्भावना के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर होते हैं। तो स्पाईवेयर क्या होता है, एक साइबर जासूसी मालवेयर होता है। अगर किसी कहीं पे साइबर जासूसी करना हो, किसी का व्हाट्सएप हैक करना हो, फोन हैक करना हो, तो इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जिसे वायरस भी बोलते हैं, वर्म भी बोलते हैं, ट्रोजन वायरस भी बोलते हैं, उसके बाद एडवेयर या फिर रैम्सवेयर भी बोलते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक प्रश्न यहाँ पे आप लोग बताएंगे, भारत वाले एक वायरस को बनाए हैं, तो ये एग्जाम में टपकता है कि फला वायरस कौन सा वायरस है जो भारत ने बनाया, जो भारत में खोजा गया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत में खोजा गया वायरस का नाम क्या है, भारत में खोजा गया वायरस का नाम है सी ब्रेन। क्या है, सी ब्रेन वायरस कहाँ पे खोजा गया है, तो ये भारत में इसकी खोज हुई थी। ठीक, तो ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सी ब्रेन वायरस किस देश ने खोजा था, तो भारत ने खोजा। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि स्पाईवेयर क्या है, एक साइबर जासूसी मालवेयर है, वायरस है, और भारत में खोजा गया वायरस क्या है, तो वो सी ब्रेन है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और जय हिंद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। खुशी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ और कुछ नहीं है लाइफ में। ठीक।